नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, शिक्षण विधियों के अंतर्गत आज हम करने जा रहे हैं समवाय विधि। दोस्तों, समवाय विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस विधि के अंतर्गत एक प्रश्न रीट परीक्षा में आ चुका है। देखिए दोस्तों, इसको एक नाम और से भी जाना जाता है, इसको पाठ्य पुस्तक विधि के नाम से भी जाना जाता है। पाठ्य पुस्तक विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसको एक नाम और दिया गया है अंतरयोग विधि। इसको क्या नाम दिया गया है? अंतरयोग विधि के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, समवाय विधि, पाठ्य पुस्तक विधि और अंतरयोग विधि, ये तीन नाम है। अगर आपसे पूछा जाता है कि समवाय विधि को अन्य किस और नाम से जाना जाता है, अंतरयोग विधि और पाठ्य पुस्तक विधि। अब दोस्तों, इस विधि में क्या होता है? समवाय का शाब्दिक अर्थ होता है मिलना। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मिलना। यानी इनमें क्या मिलता है, या मैं ये बोल दूं कि समवाय विधि में व्याकरण को और जो पाठ्य सामग्री को है मिलाकर पढ़ाया जाता है। यानी विषय वस्तु और व्याकरण को एक साथ पढ़ाया जाता है। कैसे दोस्तों? जब समवाय विधि में मूल क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि जब भी कोई अध्यापक यानी विषय वस्तु को पढ़ा रहा है, चाहे वो गद्य पढ़ा रहा हो चाहे वो पद्य पढ़ा रहा हो, यानी उस पढ़ाने के दौरान, गद्य पद्य पढ़ाने के दौरान कोई भी व्याकरण का अंश अगर उस पाठ्य पुस्तक में आ जाता है, यानी उस पाठ के दौरान आ जाता है, तो उस व्याकरण का वर्णन वही कर देता है। जैसे मान लीजिए, जैसे समास का कोई पद आ गया, चाहे संधि आ गई, चाहे वो उपसर्ग आ गया, चाहे वो प्रत्यय आ गया, तो लिंग वचन सारे जैसे पढ़ा रहा है, पढ़ाते वक्त के कोई अंश आ जाता है, यानी वहां पर संसार शब्द आ गया, तो संसार शब्द का वर्णन वही कर देता है कि संसार शब्द में व्यंजन संधि है सम प्लस सार। क्या है? सम प्लस सार। अब यहां बच्चे को पढ़ा दिया कि संसार में संधि है, व्यंजन संधि है, और सम प्लस सार जो है इसका संधि विच्छेद होगा। यानी उसने अलग से व्याकरण शिक्षा नहीं दी है, या कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक विधि या समवाय विधि के दौरान शिक्षक बच्चों को व्यवहारिक व्याकरण का ज्ञान करा देता है, यानी साथ साथ में ही करा देता है, समवाय विधि के अंतर्गत होता है। देखिए दोस्तों, यानी अब यहां मैं बता दूं कि इसके सिद्धांत हैं, यानी समवाय विधि के सिद्धांत बताए गए हैं। कौन कौन से बताए गए हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। ये मुख्य सिद्धांत है समवाय विधि के, सिद्धांत और केंद्र को ध्यान रखना, क्योंकि सिद्धांत और केंद्र में से कोई प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां है हर्बर्ट का सहसंबंध सिद्धांत। एक तो है सहसंबंध सिद्धांत, किसका? हर्बर्ट का सहसंबंध सिद्धांत जो है समवाय विधि में काम करता है। या इसको देखिए, इसमें हर्बर्ट के दो सिद्धांत है इसमें सहसंबंध में। एक होता है लंबीय और एक होता है क्षैतिज। क्षैतिज संबंध और लंबीय सहसंबंध। यहाँ ये जो है ये शब्द मनोविज्ञान में लंबीय में क्या होता है, उसी विषय का संबंध उसी विषय से करना, यानी हिंदी के अंतर्गत हिंदी का ही वर्णन करना। क्षैतिज का मतलब होता है हिंदी के साथ साथ कुछ अन्य विषय का वर्णन करना। तो हर्बर्ट का सहसंबंध सिद्धांत यानी सिद्धांत ये काम करता है। जॉन डीवी का सामंजस्यकरण का सिद्धांत, जॉन डीवी का सामंजस्यकरण का सिद्धांत भी इसमें काम करता है। किसमें? इसमें काम करता है, किसमें? समवाय विधि में। और एक होता है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रोबेल का। फ्रोबेल वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रोबेल का जो है वो जीवन केंद्रित सिद्धांत। क्या है?
जीवन केंद्रित सिद्धांत, ये मैं थोड़ा सा बताऊंगा ना, वहाँ केंद्र बताऊंगा तो वहाँ इसकी वर्णन करूंगा। फ्रोबेल का जीवन केंद्रित सिद्धांत जो है वो भी समवाय विधि में करता है। और 4 नंबर है गांधी जी वाला भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी का जो आपको पता ही है, गांधी जी का जो सिद्धांत है वो है बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत। क्या है? बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत, बेसिक शिक्षा का सिद्धांत। तो ये भी ध्यान रखना, इसके सिद्धांत पूछे तो आपको 4 बताने हैं। हर्बर्ट का सहसंबंध सिद्धांत, जॉन डीवी का सामंजस्यकरण का सिद्धांत, और फ्रोबेल का जीवन केंद्रित सिद्धांत, और गांधी जी का बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपसे केंद्र का पूछे, यानी आप सिद्धांत तो ये 4 हैं, और अगर आपको केंद्र का पूछे कि समवाय विधि के केंद्र कौन कौन से हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आता है उद्योग, इसके बारे में मैं बताऊंगा कैसे उद्योग है वो कैसे है। यानी जब किसी भी उद्योग में, मान लीजिए मैं कहीं कंपनी में काम करने गया, क्या करने गया? काम करने गया। कंपनी वाले मुझे सीधा ही कोई मशीनरी में काम नहीं लगवाते हैं, वो क्या करते हैं, मुझे सहयोगी के रूप में, यानी मैं सहयोग करता हूँगा, यानी मैं हेल्पर की दृष्टि से जाऊँगा। मुझे 2 महीने हेल्पर का काम करना पड़ेगा, फिर मैं जहाँ वहाँ रहूँगा, हेल्पर मशीन को देखूंगा, हेल्प करता हूँगा, तो मुझे मशीनरी का ज्ञान हो जाता है कि हाँ ये ऐसे चलती है। उसके बाद मैं उस मशीन पे काम करने लग जाऊँगा। उसके बाद साथ साथ में मुझे मशीन में कोई खराबी आती है, उसका ज्ञान भी क्या हो जाता है, साथ में हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि मैं सीधा ही मशीनरी के कौन कौन से पार्ट क्या काम करते हैं, कौन से पार्ट को कब यूज करना है, कौन सा पार्ट खराब आ जाता है तो क्या करना होता है, ये शिक्षा में अचानक वहाँ सारी शिक्षा लेने के दौरान वहाँ नहीं करूँगा, बल्कि पहले हेल्पर के रूप में काम करूँगा, फिर थोड़ा थोड़ा सीखूँगा, फिर सारी जो जानकारी है वो उद्योग में। ये एक तो केंद्र है उद्योग, और दूसरा है भौतिक वातावरण। क्या होता है? भौतिक वातावरण। अब भौतिक वातावरण में देखिए भौतिक वातावरण में आपको पता है कि हरे पौधों का रंग हरा क्यों होता है, समझ में आ गया। हवा चलती है, कौन सी हवा कैसे, ठंडी चलती है, गर्म चलती है, गर्म चलती है तो वर्षा होगी कि नहीं होगी, ठंडी चलेगी तो वर्षा होगी कि नहीं होगी, समझ में आ गया। ये भौतिक वातावरण हम देख रहे हैं, प्रकृति को भौतिक वातावरण में भी देखते हैं। जैसे हम बहुत सारी चीज़ देखते हैं, जैसे कूलर ले लीजिए, आजकल कूलर कैसे चलता है, अच्छा कूलर कैसा होता है, उसकी जो पानी उठाने वाली यानी पानी चलाने वाली मोटर कौन सी है, उसका बटन कौन सा है। तो ये क्या करते हैं, यानी जब हम लाते हैं तो बच्चा वैसे अचानक नहीं सीखता है, साथ साथ में क्योंकि देखता है वो भौतिक वातावरण को, भौतिक चीज़ों को देखता है, फिर वो जो है उसका उपयोग करना भी सीख जाता है। तो ये भौतिक केंद्र भी है। और एक हो जाता है लास्ट जो है वो है सामाजिक वातावरण। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सामाजिक वातावरण। देखिए हम बच्चे को समाज में कब प्रवेश करते हैं, यानी समाज, यानी हमारे घर में बच्चा जन्म लेता है और उसके बाद बच्चा समाज में कब भेजते हैं, यानी उसको परिपूर्ण करके भेजते हैं क्या? नहीं भेजते। बच्चे को बेसिक चीज़ें सिखा दी जाती है, लेकिन वो समाज में जैसे ही प्रवेश करता है, समाज यानी बाहर जाएगा, दुनिया देखेगा, वहाँ के रंग ढंग देखेगा, उस रंग ढंग के अनुसार वो भी कुछ न कुछ सीखता चला जाएगा। देखिए हम कोई भी चीज़ आज हमें आ रही है, वो कल नहीं आ रही थी, और जो आज हमें नहीं आ रही है वो हो सकता है हम भविष्य में सीख जाएं। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि ये 3 मुख्य केंद्र हैं। अगर आपसे पूछा जाता है समवाय विधि के मुख्य केंद्र निम्न में से कौन सा केंद्र नहीं है, उद्योग है, भौतिक है, सामाजिक, ये वातावरण जो है ये है समवाय विधि के प्रमुख केंद्र। और 4 आपको बताए हैं, कौन सा? ये सिद्धांत बताया, हर्बर्ट का बताया था मैंने सहसंबंध का सिद्धांत, जॉन डीवी का सामंजस्यकरण का सिद्धांत, फ्रोबेल का जीवन केंद्रित सिद्धांत, और गांधी जी का बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत। ये 4 सिद्धांत और 3 केंद्र याद रखने हैं, इनके नाम याद रखने हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से किस विधि के अंतर्गत अलग से व्याकरण शिक्षा नहीं दी जाती है, तो समवाय विधि में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सी विधि के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक के साथ साथ ही व्याकरण का ज्ञान
करा दिया जाता है समवाय विधि। समवाय विधि को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो ज्ञान और कर्म के विभिन्न संबंध पर जोर देता है कि हमें जो ज्ञान है उसको कर्म के रूप में प्रदर्शित करना है। हमें ज्ञान है किसका? स्कूटर चलाने का, लेकिन स्कूटर चलाने का ज्ञान कब प्रकट करेंगे? जब उसको चलाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये प्रश्न भी आता है कि निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान और कर्म के विभिन्न संबंधों पर जोर देती है? कौन सी? ज्ञान और कर्म के विभिन्न संबंधों पर जोर देती है? समवाय विधि। याद रख लेना कि निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान और कर्म के विभिन्न संबंधों पर जोर देती है? समवाय विधि। तो ये विधि आपकी आज जो है कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि मैं एक विधि को एक वीडियो में ही डालूंगा। ऐसा नहीं है कि दो वीडियो, एक ही वीडियो में 2 या 3 विधि करवा दूँ, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे वो 5 मिनट का वीडियो चाहे 20 मिनट का वीडियो। तो आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।